जरा उस भयानक स्थिति के बारे में सोचिए जब न्यूक्लियर वॉर पूरी दुनिया में फैल जाता है। क्या सबकी मौत तय है या हम में से कुछ बच पाएंगे? यूएस, रशिया और यूरोप में राजधानियां, बड़े शहर और मिलिट्री बेस पहले ही खत्म हो चुके हैं। लाखों लोग मारे जा चुके हैं। जंग की खबर अब फैल चुकी है और साइबेरिया से लेकर सदर्न इटली तक लोग स्ट्राइक जोन से बाहर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। अमेरिका के कैंसस में लोग एक बहुत ही खास हाई एंड सर्वाइवल बंकर में पहुंचने लगे हैं। ये आलीशान बंकर उस सिलो के मलबे से बना है जहां कभी एटलस रॉकेट रखा जाता था, जो अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब ज्यादा फॉलआउट शेल्टर्स तो नहीं बचे हैं, लेकिन लोगों ने इन पुराने मिसाइल साइलोस को ही लग्जरी अपार्टमेंट्स में बदल दिया है। इसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। इसमें 5 साल का खाना और हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग सिस्टम मौजूद है। यहाँ करीब 70 लोग एक साथ 5 साल तक रहकर सबसे बुरे वक्त के गुजरने का इंतजार कर सकते हैं। ये सोचना मुश्किल नहीं है कि लोग 5 साल तक एक बंकर में रह सकते हैं, पर क्या वो वहां खुश रहेंगे? ये तो शायद उन लोगों और बंकर की सहूलियत पर डिपेंड करता है। लेकिन अमेरिका के मिडवेस्ट में हर किसी के पास ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स नहीं हैं। जिनके पास ये नहीं है, उनकी जान अब भारी खतरे में है। 400 से ज्यादा रशियन वॉरहेड्स जमीन के अंदर छिपे मिसाइल सिलोस को तबाह करने के लिए शक्तिशाली ग्राउंड बर्स्ट धमाके करना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड बर्ड्स धमाके करना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियर फॉलआउट के लिए ग्राउंड बर्ड्स सबसे खतरनाक होते हैं। जब जमीन पर धमाका होता है तो सारी रेडियो एक्टिव मटीरियल मिट्टी के साथ मिलकर हवा में ऊपर फैल जाती है। और अब ये जानलेवा रेडियो एक्टिव क्लाउड्स बड़े शहरों और आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ने लगे हैं। कैंसस से 1 घंटे की दूरी पर मिजूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर 18 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के क्रू तेजी से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। B-52s के साथ मिलकर ये इकलौते ऐसे बॉम्बर्स हैं जिन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से ये सबसे बड़े टारगेट बन जाते हैं और अब अमेरिकन कमांडर्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। प्लेन्स को देश के उन एयरपोर्ट्स पर स्कैटर कर दिया जाए जो कि अब तक सुरक्षित हैं। प्लेन्स उड़ान भरने ही वाले थे कि तभी रशियन वॉरहेड वहां पहुंच जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच यूरोप में एक और नाटो कैपिटल खतरे में है। 800 किलोटन का एक बम रोम शहर तक पहुंच चुका है। हिरोशिमा बम से 50 गुना ज्यादा ताकतवर यह बम जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट जाता है, जिसे एयर बर्स्ट कहा जाता है। अगर आप शहर में ज्यादा से ज्यादा तबाही चाहते हैं तो एयर बर्स्ट सबसे कारगर है। न्यूक्लियर वेपन के हवा में धमाके करने से एक बहुत ही बड़ी शॉकवेव पैदा होती है जो नीचे की हर चीजों को मलबे में बदल देती है। 3 मील के इस ब्लास्ट जोन के अंदर 2000 साल पुराना कोलिजियम खड़ा है। ये अनरेनफोर्स्ड कंक्रीट से बना है, इसलिए ये बस पीस कर धूल बन जाएगा।
500 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं इस धूल को हर जगह फैला देंगी। न्यूक्लियर वॉर शुरू हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे जानलेवा दिन बन चुका है। हजारों वॉरहेड्स ने 2.5 करोड़ जानें ले ली हैं और अभी सबसे बुरा वक्त आना बाकी है। अब मिसाइल्स का निशाना वो आबादी वाले इलाके हैं जहां सिर्फ लोगों को मारना ही एकमात्र मकसद है। सन 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे जो एक गहरा निशान छोड़ गए कि क्या कुछ क्या होगा कि अगर आज न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? पूरी दुनिया में जैसे आग का सैलाब आ गया है। करीब 2000 न्यूक्लियर मशरूम्स अब यूएस, यूरोप और रशिया के नजारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर चुके हैं। करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं और इस खौफनाक मंजर ने बचे हुए लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। वर्ल्ड वॉर 3 ने इन बड़ी ताकतों को बेबस कर दिया है, जहां अब सिर्फ लाचार रिफ्यूजीज बचे हैं जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग शुरुआत में नहीं मारे गए, उनके लिए सर्वाइवल अब सूझबूझ का खेल है। खौफ को पीछे छोड़िए और ध्यान लगाइए। खाना जमा कीजिए, जितना हो सके पानी बचाइए। घर के अंदर रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कैंसस के उस अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद 70 लोग जानते हैं कि उन्हें यहां बहुत लंबे समय तक रहना होगा। वे बाहर वालों से अपनी रक्षा करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्या होगा अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो? जैसे किसी का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी मुश्किलों के लिए क्या सोचा है, क्योंकि अगर एक भी ऐसी समस्या आई जिसका हल ना हो तो आप उन 70 लोगों की जान गंवा रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग आसमान में भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रुसेल्स जल रहा है और एक पैसेंजर जेट उत्तर में हेमिक्सेम की तरफ बढ़ रहा है, इस उम्मीद में कि वहां उसे लैंड करने के लिए कोई जगह मिल जाए। पायलट के पास दरअसल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको मिरेकल ऑन द हडसन याद हो तो बड़े जेटलाइनर्स असल में बहुत अच्छे ग्लाइडर्स होते हैं। फ्यूल टैंक्स खाली हो चुके हैं और कोई रनवे नजर नहीं आ रहा। पायलट बहुत ही आराम से विमान को रिवर शेल्ट में उतार देता है। फिलहाल पैसेंजर्स और क्रू सुरक्षित हैं, लेकिन न्यूक्लियर एशेस के बीच उनकी सर्वाइवल की असली जंग तो अभी शुरू हुई है। वर्ल्ड वॉर 3 अभी थमा नहीं है। मरने वालों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और जहां कभी शहर थे वहां अब सिर्फ धुआं और मलबा बचा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में सोचिए। अगर आप उसे लाखों गुना बढ़ा दें तो आप एक ग्लोबल न्यूक्लियर एक्सचेंज के अंजाम का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे हिरोशिमा पहुंचने के बारे में बताया था।
वो एक मेडिकल शिप पर थे और जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा डराया वो थी जलने और मौत की बू। उन्होंने कहा था कि वैसी बदबू उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उस तबाही को देखकर वो अंदर तक कांप गए थे। वे लोग जो थर्मोन्यूक्लियर फायरबॉल्स में मारे गए शायद खुशकिस्मत थे, क्योंकि बचे हुए लोगों को अब इस भारी तबाही के खौफनाक अंजाम का सामना करना होगा। एक न्यूक्लियर विंटर। एक टोटल न्यूक्लियर वॉर की तबाही के बाद इस दुनिया का क्या होगा? क्या हम में से कोई भी सरवाइव कर पाएगा?